हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी से सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर 6 देखा था दोस्तों, पादप आकार की और कार्य की। इसका पार्ट ए देखा था। आज हम लोग पार्ट बी देखने वाले हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण, पादपों में शोषण, उत्सर्जन, समन्वयन और पादप हार्मोन के बारे में देखेंगे दोस्तों। और पादपों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में देखेंगे तथा अना और भी बहुत सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ जाकर जुड़ जाएं। वहाँ इसका पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा और भी बहुत तरीके के नोट्स वगैरह वहाँ अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करता है। पादपों द्वारा यह भोजन बनाने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों कि जितना भी हरा पादप होता है दोस्तों, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन तैयार करता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पादपों का हरा रंग पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है दोस्तों, तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। और इसके बाद क्या बनता है तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इसका समीकरण कुछ इस रूप में देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया किया गया क्लोरोफिल की उपस्थिति में दोस्तों और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जिसके बाद जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल बनता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की समीकरण देख सकते हैं दोस्तों। ये कितना बार समीकरण भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। कार्बोहाइड्रेट पादपों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पादपों द्वारा कार्बोहाइड्रेट को तुरंत उपयोग में नहीं लिया जाता, उन्हें स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पादप जो है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित करते हैं, तो स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के हरित लवक में होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, तो पत्तियों में होती है। और पत्तियों में भी किस में दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होती है। हरित लवक हरे रंग के कोशिकांग होते हैं। ये पत्ती के पर्ण मध्योत्म यानी मेसोफिल में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण उपकरण की भौतिक कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान कुछ घटनाएं होती है दोस्तों, उस घटनाओं को देखते हैं। पहला है दोस्तों, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है दोस्तों। तथा जल के अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। यानी जल का जो अणु होता है H2O, वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पादपों में शोषण यानी पादप में किस प्रकार से शोषण की क्रिया संपन्न होती है उसके बारे में देखते हैं। जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रिया यानी एंजाइमेटिक रिएक्शन को शोषण यानी रेस्पिरेशन कहते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। वही क्या कहलाती है दोस्तों, पादपों में शोषण कहलाती है। जंतुओं व मनुष्यों में शोषण के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, परंतु पादपों में शोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते। इनमें रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु प्रवेश करती है, जो पादपों
के भागों में पहुंचकर भोजन के ऑक्सीकरण अर्थात कोशिकीय शोषण में भाग लेती है। तो जंतु में क्या होता है दोस्तों कि मनुष्यों में देख सकते हैं, जंतुओं व मनुष्यों में क्या होता है, शोषण के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है, जैसे फेफड़ा हो गया, नाक द्वार हो गया दोस्तों, मुंह के द्वारा शोषण लिया जाता है। परंतु पत्तियों में क्या पादपों में क्या होता है, कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता। उनमें जो पत्तियां होती हैं उसी में जो है रंध्र पाया जाता है, यानी स्टोमाटा पाया जाता है, उसी के द्वारा जो है शोषण प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार शोषण दो प्रकार के होते हैं। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार शोषण को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया दोस्तों। पहला है वायवीय या ऑक्सी शोषण। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी वायवीय या ऑक्सी शोषण कब होगा दोस्तों, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, और इसे निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे ग्लूकोज हो गया और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है एंजाइम की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। साथ ही साथ 38 एटीपी या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है यही याद रखना है दोस्तों कि वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अवायवीय शोषण या अनऑक्सी शोषण। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया को किण्वन भी कहते हैं। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किण्वन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी किण्वन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसके दौरान क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का जब रिएक्शन कराया जाता है अनऑक्सी शोषण के दौरान, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, तो उस प्रक्रिया में एल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और 59 किलो कैलोरी भी जो है ऊर्जा मुक्त होती है। शोषण की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। शोषण की कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया गया दोस्तों, 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। पहला देखते हैं दोस्तों, बाह्य शोषण यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसें जैसे ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है दोस्तों। पादपों में शोषण दिन रात होता रहता है। इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। पादपों में प्राणियों की भौतिक गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होता। पादपों में शोषण जड़, तना, वातरंध्र और पत्ती द्वारा होता है। तो मुख्य रूप से इसमें याद क्या रखना है दोस्तों, बाह्य शोषण के दौरान क्या हो रहा है कि ये जीव तथा उसके वातावरण के मध्य शोषनीय गैस जो ऑक्सीजन और CO2 का है उसी के आदान प्रदान से होता है। और पादपों में जो शोषण होता है वो किसके किसके द्वारा होता है, तो तना में जो वातरंध्र होता है उसके द्वारा, पत्ती का जो रंध्र होता है उसके द्वारा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आंतरिक या उत्तक शोषण। इसमें उत्तक तथा बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य शोषणीय गैसों के विनिमय यानी एक्सचेंज से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोशिकीय शोषण। यह एक एंजाइम नियंत्रित चरणबद्ध यानी स्टेप वाइज रासायनिक क्रिया है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से अधिक ऊर्जा युक्त ATP अणु उत्पन्न होते हैं, जिनमें ऊर्जा उच्च ऊर्जा बंधों में संचित होती है, और इस प्रकार शोषण एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। तो शोषण कैसी प्रक्रिया है, तो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस क्रिया को 3 पदों में विभाजित किया गया है दोस्तों, और इसे इस रूप में हम लोग देख सकते हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो ग्लाइकोलाइसिस में देखते हैं ग्लूकोज का पाइरूवेट ऑक्सीकरण का यह कोशिका द्रव में होता है। क्रेब्स चक्र में एसिटिल का वायवीय ऑक्सीकरण यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के आधार द्रव में होता है। और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र सह एंजाइमों व कोशिका रंजकों की श्रृंखला द्वारा इलेक्ट्रॉन के अंतिम ग्राही तक परिवहन, जिसके फलस्वरूप ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र में बनी ऊर्जा ADP नामक अणु में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के F0 F1 संकुल यानी कॉम्प्लेक्स द्वारा संचालित होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना सा ही याद रखना है दोस्तों कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। क्रेब्स चक्र जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आधार द्रव यानी मैट्रिक्स में होती है। किस में होती है दोस्तों, मैट्रिक्स में होती है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं, पादपों में उत्सर्जन। तो पादपों में उत्सर्जन किस रूप में होता है दोस्तों, देखते हैं। प्राणियों की भांति पादप भी अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन करते हैं। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों
का उत्सर्जन कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। पहला है गैसीय अपशिष्ट उत्पाद। पादपों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन पत्ती पर उपस्थित रंध्रों यानी स्टोमाटा और तने पर उपस्थित वात रंध्रों यानी लेंटिकल्स के द्वारा होता है। ये गैसीय अपशिष्ट CO2 या O2 होते हैं। तो गैसीय अपशिष्ट के रूप में मुख्य रूप से क्या निष्कासित होता है दोस्तों? CO2 या O2 होता है दोस्तों। और पादपों में जो गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है वो कहाँ कहाँ से होता है? तो या तो रंध्रों द्वारा होता है या वात रंध्रों द्वारा होता है। तो वात रंध्र जो पाया जाता है वो तने में पाया जाता है और रंध्र जो पाया जाता है वो पत्ती में पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तरल अपशिष्ट उत्पाद यानी लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पादपों में कैसे निष्कासित होता है? तो पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा अधिक जल का निष्कासन रंध्रों यानी स्टोमाटिया से जल वाष्प द्वारा कुछ पादपों में जल रंध्रों यानी हाइडाथोट्स से बूंदों के रूप में होता है। जल रंध्रों द्वारा बिंदु स्रवण की क्रिया होती है। आगे देखते हैं ठोस अपशिष्ट उत्पाद किस तरीके से वेस्ट होता है दोस्तों। तो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। पादप ठोस अपशिष्ट उत्पादों को कोशिकीय रिक्तिका और उत्तकों यानी अधिकांशतः मृत जो पाई जाती है में संचित रहते हैं। जैसे अंतःकाष्ठ यानी हार्टवुड पादपों के द्वारा गोंद का स्रवण होता है जिसका उपयोग खाने तथा उद्योगों आदि में किया जाता है। रेजिन का उपयोग वर्निश बनाने में और ग्लेजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। रबड़ पादप से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। यानी रबड़ पादप जो पेड़ जो होता है दोस्तों रबड़ का, उसी से प्राकृतिक रबड़ जो है प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग टायर उद्योग में, चिकित्सा संबंधी दस्ताने, गुब्बारे आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पादपों में समन्वयन क्या है। तो पादपों में समन्वयन किस रूप में होता है दोस्तों, इसे देखते हैं। पादपों में वातावरण के प्रभाव से अथवा आंतरिक उद्दीपनों से संपूर्ण शरीर या शरीर का कोई अंग अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। तो इस परिवर्तन को गति यानी मूवमेंट कहते हैं। यानी मूवमेंट क्या हो रहा है दोस्तों कि पादपों में वातावरण के प्रभाव से या कोई आंतरिक उद्दीपन होता है जिससे क्या होता है संपूर्ण शरीर या शरीर का कोई अंग अपनी स्थिति में परिवर्तन करने लगता है पादपों में। इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? गति यानी मूवमेंट कहते हैं। पादपों में गति जीव द्रव्य की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी अथवा उत्तेजनशीलता यानी इरिटेबिलिटी के कारण होती है। पादपों की गतियों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया दोस्तों। पहला देखते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, यानी उद्दीपन के लिए जो तत्काल अनुक्रिया होती है उसके बारे में देखते हैं। संवेदनशील पादप जैसे छुई मुई हो गया दोस्तों, उद्दीपन यानी स्टिमुलस के प्रति तत्काल अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करती है दोस्तों। पादपों के सभी भाग यह अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं अर्थात गति करते हैं। तो उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया में इस रूप में हम देख सकते हैं, जो छुई मुई का पौधा होता है दोस्तों, अगर उसे हल्का सा भी टच किया जाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है दोस्तों, तत्काल अनुक्रिया यानी तत्काल रिस्पॉन्स देता है पादप और वो जो है सिकुड़ जाता है उसकी पत्तियां। तो उसी के बारे में कहा गया कि पादपों के सभी भाग यह अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं अर्थात वो जो पेड़ वो जो पौधा है वो किस रूप में है? गति के रूप में है। जैसे ही पादप को स्पर्श किया जाता है उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होने लग जाता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों वृद्धि के कारण गति। तो वृद्धि के कारण गति का रूप क्या है दोस्तों? तो पादप वृद्धि करते हुए किसी विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जब पादप में गति प्रदर्शित होती है तो वृद्धि दिशात्मक होती है। यानी जब भी पादप में गति जो है प्रदर्शित होगा पादप में तो उस स्थिति में वृद्धि क्या होगी? दिशात्मक होती है। कुछ पादप जैसे मटर, कद्दू, खीरा अन्य पादपों के सहारे से या परतान यानी टेंड्रिल के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं अर्थात आगे बढ़ते हैं। ये परतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी जैसे जो लता वाला पादप होता है दोस्तों वो किसी दूसरे के सहारे से ही जो है चढ़ता है आगे, और उस स्थिति में क्या होता है कि वो जो है जिसके सहारे चढ़ रहे हैं उसके स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार पादप धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के लिए प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की गतियां प्रदर्शित की गई है दोस्तों वृद्धि के गति के रूप में। तो पहला है अनुवर्तनी गति। तो अनुवर्तनी गति के बारे में देखते हैं दोस्तों। ट्रोफिक मूवमेंट। तो ट्रोफिक मूवमेंट क्या होता है कि पौधों के किसी भाग में एक पार्श्वीय यानी लेटरल दिशा में प्रभावित उद्दीपनों के कारण होती है
और उत्पन्न हुई अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स होती है से पौधों के विभिन्न भागों में वो समान रूप से वृद्धि होकर उसमें वक्रता आ जाती है। इन गतियों में अनुक्रिया की दिशा उद्दीपनों की दिशा पर निर्भर करते हैं और उद्दीपनों के आधार पर गतियां निम्न प्रकार की होती है। पहला है प्रकाश अनुवर्तन। तो मुख्य रूप से अनुवर्तनी गति क्या है दोस्तों कि अनुवर्तनी गति यानी ट्रोपिक मूवमेंट क्या हो रहा है कि पौधे के किसी भाग में कोई भी लेटरल दिशा से प्रभावित उद्दीपन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पौधा जो है रिस्पॉन्स करने लगता है और पौधे के विभिन्न भाग में जो है वो समान रूप से वृद्धि होकर उसकी वक्रता आ जाती है, यानी उसी के रूप में वो ढलता चला जाता है। इस रूप में अनुवर्तनी गति के रूप में प्रकाश अनुवर्तन गति देख सकते हैं, यानी उद्दीपन यानी किसके वजह से होता है तो प्रकाश के वजह से। गुरुत्वानुवर्तन गति ये किसके वजह से होता है तो गुरुत्वाकर्षण के वजह से होता है दोस्तों। जलानुवर्तन गति ये किसके वजह से होता है तो जल की वजह से। और रसायनानुवर्तन गति ये किसके वजह से होता है तो पेड़ पौधों में यानी पादप में जो रासायनिक क्रिया होती है उसके द्वारा रसायनानुवर्तन गति होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुकुंचन गतियाँ। इस प्रकार की गतियों में पादप का उद्दीपन किसी भी ओर से मिले गति एक पूर्व निश्चित दिशा में ही होगी, अर्थात उद्दीपन का प्रभाव गति की दिशा पर नहीं पड़ता। इस प्रकार की गतियां निम्न प्रकार हैं तो प्रकाशानुकुंचनी गति, स्पर्शानुकुंचनी गति, तापानुकुंचनी गति, इस तरीके से गति का क्रिया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं पादपों में हार्मोनल समन्वयन तथा पादप हार्मोन। तो मुख्य रूप से अब जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों पादपों में हार्मोन देखने वाले हैं और पादपों में हार्मोन को देखते हैं। जंतुओं की भौतिक पादपों में भी पादप तंत्र का कार्य प्रणाली के उचित समन्वय यानी संचालन के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए रासायनिक पदार्थों के परिवहन के लिए रासायनिक हार्मोन की आवश्यकता होती है। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट स्टर्लिंग ने वर्ष 1905 में किया था। तो हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था अर्नस्ट स्टर्लिंग ने किया था। कब किया था 1905 में किया था। तो जिस तरीके से दोस्तों जंतुओं में जो है जिस तरीके से पादपों में पादप तंत्र होते हैं दोस्तों उनकी कार्य प्रणाली के संचालन के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसे ही पादप हार्मोन कहा जाता है। ये विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। यानी प्लांट हार्मोन क्या है दोस्तों, वे विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को क्या करते हैं नियंत्रित करते हैं, उसे ही पादप हार्मोन कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो पादप हार्मोन होते हैं दोस्तों टोटल 7 होते हैं, जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन्हीं 5 को हम लोगों को पढ़ना है। और उस 5 में भी जो है कुछ वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होते हैं दोस्तों और कुछ वृद्धि निरोधक हार्मोन होते हैं। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के रूप में हम लोग क्या देखेंगे 3 हार्मोन दोस्तों। पहला वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के रूप में 3 हार्मोन देखेंगे दोस्तों, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। जबकि वृद्धि निरोधक हार्मोन जो इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों उसमें मुख्य रूप से 2 आता है दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। इसमें मुख्य रूप से हम लोग कितने हार्मोन देखेंगे दोस्तों तो 3 हार्मोन देखेंगे। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन पादप अथवा उनके विभिन्न अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो ये मुख्य रूप से जो है ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, यानी पादपों में वृद्धि को संयोजित करता है। तो सबसे नंबर 1 पर देखते हैं दोस्तों ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन की खोज वेंट नामक वैज्ञानिक ने की थी। उदाहरण के लिए IAA इंडोल एसिटिक अम्ल और IBA इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल, 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल और जो है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड के रूप में जान सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जो है प्राइमरी होता है दोस्तों अम्ल और सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में जो है ऑक्सिन में IAA IBA को रखा जाता है दोस्तों, जो कि प्राकृतिक है, यानी ये क्या है नेचुरल है। तो नेचुरल ऑक्सिन के रूप में कौन कौन सा है दोस्तों IAA और IBA यानी इंडोल एसिटिक अम्ल और इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल। जबकि 2,4-D जो है 2,4-D हो गया, NAA हो गया, ये आर्टिफिशियल ऑक्सिन के रूप में देखा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ऑक्सिन के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है शीर्ष प्रमुखता यानी एपिकल डोमिनेंस।
तो एपिकल किस रूप से ग्रोथ होता है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। ऑक्सिन शीर्ष कलिका यानी एपिकल बड में उपस्थित होता है तथा उसको वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। इसे शीर्ष प्रमुखता कहते हैं क्योंकि इसके कारण पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि नहीं हो पाती, परंतु शीर्ष कलिकाओं को काट देने पर पार्श्व कलिकाएं में वृद्धि हो जाती है। तो इसको इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि अगर कोई पेड़ है तो ये इसका जो शीर्ष वाले एपिकल है इसी में जो है मुख्य रूप से ऑक्सिन पाया जाता है दोस्तों, और ये जो है पार्श्व कलिका यानी ये जो साइड वाला कलिका है इसको ग्रोथ नहीं देके ये मुख्य रूप से ऊपरी वाले भाग को ही ग्रोथ देती चली जाती है। लेकिन अगर इस कलिका को काट दिया जाए यहाँ से तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों, ये पार्श्व कलिकाओं में भी ग्रोथ होना चालू हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कोशिका दीर्घाकरण यानी सेल एलोंगेशन प्ररोह यानी शूट में ऑक्सिन की को अधिक सांद्रता कोशिका का दीर्घीकरण करती है, यानी कोशिका को विस्तार देने का काम भी जो है कौन करता है दोस्तों, तो ऑक्सिन करता है। यानी ऑक्सिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। विगलन का रुकना यानी स्टॉपेज ऑफ एब्सेशन, ऑक्सिन की सांद्रता कम हो जाने पर विगलन परत बन जाते हैं जिससे पत्तियां, फूल व फल गिरने लग जाते हैं। इस स्थिति में 2,4-D, IBA, NAA आदि ऑक्सीन्स को छिड़काव करने से विगलन रुक जाता है। यानी क्या होता है दोस्तों, ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी किसी पादप में तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस पादप का पत्ती, फूल व फल क्या होंगे, गिरने लगेंगे। और इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों कि 2,4-D या IBA या NAA यानी नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल हो गया दोस्तों, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड हो गया दोस्तों, और 2,4-D इन तमाम चीज़ों का यूज किया जाता है पादप से पत्तियां, फूल व फल को गिरने से बचाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रसुप्ति यानी डोरमेंसी। ऑक्सिन का प्रयोग करके कलिकाओं, बीजों व कंदों यानी ट्यूबर्स को सुप्त यानी डोरमेंट कर लिया जाता है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि इन्हें अधिक समय तक शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अगर ना कोल्ड स्टोरेज में किसी भी पादप को रखना है तो उसमें क्या करना पड़ता है, तो वो ऑक्सिन का प्रयोग करके उनके कलिका व बीजों या कंदों को क्या कर दिया जाता है, डोरमेंट कर दिया जाता है यानी सुप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन किस रूप में काम आता है, तो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में मुख्य रूप से कार्य करता है और ग्रोथ में कार्य करता है, और कोशिका के विभाजन में ऑक्सिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन साइटोकाइनिन्स के साथ क्षति यानी इंजरी में कैम्बियम के विभाजन के समय, कलम बांधने यानी ग्राफ्टिंग के समय तथा उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर में यदि निश्चित मात्रा में प्रयोग किए जाएं तो कोशिका विभाजन बढ़ता है। यानी ऑक्सिन का जो अगर ऑक्सिन पादप हार्मोन का प्रयोग साइटोकाइनिन के साथ किया जाएगा या कैम्बियम के विभाजन के समय किया जाएगा या कलम बांधने में किया जाएगा, तो कलम यानी दोस्तों कोई भी प्लांट है उसको कोई दूसरा प्लांट अलग से लगा दिया जाता है तो उस स्थिति में ही कलम कहा जाता है, तथा उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया भी अगर संचालित होती है तो उस स्थिति में ऑक्सिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका के विभाजन करने में। आगे देखते हैं दोस्तों, अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन क्या है दोस्तों कि संतरा, नींबू, अंगूर, केला आदि में ऑक्सिन के प्रयोग द्वारा बीज रहित फल बनते हैं। फल बनने में निषेचन का प्रयोग ना होने के कारण इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ये डायरेक्ट अंडाशय से ही फल बन जाता है दोस्तों, उसे ही अनिषेक फलन कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्या क्या याद रखना है दोस्तों कि ये फल, ऑक्सिन में क्या क्या याद रखना है कि यह फल गिरना या फूल गिरना, इसकी कमी को जो है अगर इसकी कमी हो जाएगी ऑक्सिन की तो उस स्थिति में गिरना चालू हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका वर्क क्या है दोस्तों, तो कोशिका विभाजन में ये सहायता करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की खोज सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा यानी जापान के एक वैज्ञानिक थे कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में किसमें किया था, धान के खेत में की थी। यह एक वृद्धि नियंत्रण पदार्थ है जिसे जिब्रेलिन कहा जाता है। तो ये जो है दोस्तों 1 से लेकर 100 के ग्रुप में पाया जाता है, परंतु हम लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट देखना है G3 यानी जिब्रेलिन 3 को जो है हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अनुवांशिक बौने पादपों का दीर्घीकरण। यानी जो इसका कार्य है जिब्रेलिन का क्या है दोस्तों कि अनुवांशिक बौने जो पादप होते हैं उसका दीर्घीकरण करने के रूप में काम होता है। यह हार्मोन अनुवांशिक बौने पादपों के दीर्घीकरण में सहायक होता है, जैसे मक्का एवं मटर।
इसके अतिरिक्त यह हार्मोन पर्बोन यानी इंटरनोड की कोशिकाओं का दीर्घीकरण भी करता है, जिससे तने की लंबाई बढ़ जाती है। इस प्रकार से तने की लंबाई में बढ़ना बोल्टिंग कहलाता है। यानी इस रूप में क्या होगा, मान लीजिए ये तना है दोस्तों, तो ये तना का जो इंटरनोड होता है, इस इंटरनोड में क्या कर देता है, ये ग्रोथ कर देता है यानी बढ़ा देता है दोस्तों। और इस प्रकार जो है जब इंटरनोड में ग्रोथ होने लगता है, इंटरनोड बढ़ने लगता है, तो इस प्रक्रिया को ही बोल्टिंग कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रसुप्ति का दूर करना यानी ब्रेकिंग डोर्मेंसी। आलू के कंद और पादपों पर लगी शीतकालीन कलियां को की प्रसुप्ति जिब्रेलिन द्वारा दूर की जाती है, अर्थात यह कंद या बीजों के अंकुरन के लिए प्रेरित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिब्रेलिन में याद रखना है कि जिब्रेलिन पादप हार्मोन क्या करता है कि ये कंद या बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। कौन? तो जिब्रेलिन। बीजों का अंकुरन, कुछ पादप जैसे सलाद तथा तंबाकू में प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरन होता है, परंतु जिब्रेलिन देने से यह अंधकार में भी अंकुरित हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कुछ बीजों का जो अंकुरन होता है वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही होता है, लेकिन अगर उसमें जिब्रेलिन पादप हार्मोन डाल दिया जाए तो वो अंधकार में भी अंकुरित हो जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, फलों में वृद्धि एवं पकना। जिब्रेलिन फलों के प्रवर्धन में भी उपयोगी है, जैसे अंगूर, अर्थात इसका प्रयोग अंगूर के आकार एवं गुच्छे की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। इस क्रिया में जिब्रेलिन के प्रभाव से कुछ एंजाइम जैसे प्रोटीएज, लाइपेज तथा एमाइलेज संश्लेषित होकर बीज पत्रों में संचित खाद्य पदार्थ का विलय अवस्था में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों कि भ्रूण की को शीघ्रता से मिल जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के बारे में देखते हैं दोस्तों। मिलर तथा उनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम खमीर यानी ईस्ट और फफूंद के डीएनए से प्राप्त किया था। तो साइटोकाइनिन जो मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त किया था दोस्तों, तो मिलर और उनके सहयोगियों ने मिलकर सर्वप्रथम खमीर यानी ईस्ट और फफूंदी के डीएनए से प्राप्त किया था साइटोकाइनिन दोस्तों, इसलिए इसे काइनेटिन नाम दिया गया, जो कि न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए के अपघटन से बनता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डीएनए के अपघटन से कौन सा बनता है, तो साइटोकाइनिन बनता है। इसकी खोज किसने की, तो मिलर ने की दोस्तों, और ये इसका अन्य नाम क्या रखा गया दोस्तों, तो काइनेटिन रखा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, लेथम एवं उनके सहयोगियों ने वर्ष 1963 में प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन को अपरिपक्व मक्के के दाने में खोजा और इसलिए इसे जियाटिन नाम भी दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि साइटोकाइनिन का ही दूसरा नाम क्या है, जियाटिन भी नाम है। साइटोकाइनिन के क्या क्या कार्य हैं दोस्तों, अब उस कार्य को देखते हैं। तो पहला है दोस्तों कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो हम लोगों ने पीछे देखा दोस्तों कि ऑक्सिन भी क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, लेकिन ऑक्सिन जब साइटोकाइनिन के साथ मिल जाता है तो उस स्थिति में और भी ज़्यादा कोशिकाओं का विभाजन होने लगता है। कोशिका दीर्घीकरण एवं विभेदन, सेल एलोगनेशन एंड डिफरेंटेशन, यह कोशिका में वृद्धि को प्रेरित करता है। कैलस में कम साइटोकाइनिन व उच्च ऑक्सिन सांद्रता से जड़ों का तथा उच्च साइटोकाइनिन व कम ऑक्सिन सांद्रता से प्रो यानी शूट का निर्माण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, शीर्ष प्रभाविकता का प्रतिकार यानी किस रूप से जो है शीर्ष को प्रभावित करता है। तो साइटोकाइनिन के कारण शीर्षस्थ कलिकाओं की उपस्थिति में भी पार्श्व कलिकाएं वृद्धि कर पाती है। यानी साइटोकाइनिन के वजह से ही जैसे इस तरीके से शीर्षस्थ कलिका जारी है, तो इस स्थिति में ये जो साइड वाला पार्श्व कलिका है इसका भी निर्माण करता है। कौन करता है दोस्तों, तो साइटोकाइनिन। आगे देखते हैं दोस्तों, उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त जीर्णता में विलंब, पोषक पदार्थों का अभिगमन, हरित लवक के परिपक्वन, फ्लोएम में संवहन का नियंत्रण, जड़ के व्यास में वृद्धि आदि कार्यों में भी उपयोगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जड़ के व्यास में वृद्धि का कार्य कौन करता है, तो साइटोकाइनिन करता है, साइटोकाइनिन करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है वृद्धि निरोधक हार्मोन। तो हम लोगों ने इससे पहले वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन देखा, जिसमें 3 हार्मोन देखा दोस्तों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन देखा, और अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों वृद्धि निरोधक हार्मोन। इसमें मुख्य रूप से हम लोग 2 हार्मोन देखेंगे दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन को देखेंगे। वृद्धि निरोधक हार्मोन पादप अथवा उनके अंगों में वृद्धि को रोकता है, यानी वृद्धि
जो प्रवर्धक हार्मोन था वो क्या कर रहा था दोस्तों, वृद्धि को बढ़ा रहा था, जबकि वृद्धि निरोधक हार्मोन एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन क्या करता है, वृद्धि को रोकने का काम करता है। अब देखते हैं दोस्तों, पहला नंबर है एब्सिसिक अम्ल। कार्न्स एवं एडिकोट वर्ष 1961 से 65 ने एब्सिसिक अम्ल को कपास के पादपों की कलिकाओं यानी बड्स में अलग किया था। एब्सिसिक अम्ल के क्या क्या कार्य हैं दोस्तों, देखते हैं। पहला है जीर्णता एवं विलगन। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों में विलगन तथा जीर्णता उत्पन्न करता, अर्थात उसके छिड़काव से पत्तियां शीघ्र गिर जाती है। यानी अगर एब्सिसिक अम्ल का छिड़काव कर दिया जाए पादप पर दोस्तों, तो उसकी पत्तियां बहुत जल्द ही गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कलिका प्रसुप्ति यानी बड डोरमेंसी। एब्सिसिक अम्ल एक वृद्धि संदमक यानी इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है तथा अनेक पादपों में कलिकाओं का प्रसुप्ति के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पुष्पन यानी फ्लोरिंग। एब्सिसिक अम्ल की उपस्थिति में कुछ अल्प प्रदीप्तिकाली पादपों का शीघ्र प्रदीप्तिकाली अवस्थाओं में पुष्पन हो जाता है, जबकि दीर्घ प्रदीप्तिकाली पादपों में यह पुष्पन को संदमित कर देता है यानी रोक देता है। आगे देखते हैं, बीज प्रसुप्ति यानी सीड डोरमेंसी क्या करता है दोस्तों, तो एब्सिसिक अम्ल परिपक्व भ्रूण की प्रसुप्ति को नियंत्रित करता है तथा अनुकूल परिस्थितियों न मिलने तक यह भ्रूण की वृद्धि को सुषुप्तावस्था में ही रोक देता है। यानी बीज को जो है रोकने का काम क्या करता है दोस्तों, ग्रोथ से रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल ही करता है। रंध्रों को बंद करना, यह रंध्र को बंद होने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। तो स्टोमाटा को क्लोज कर देता है दोस्तों पत्तियों का, जिसके वजह से उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती, और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती तो वो धीरे धीरे पत्ती जो है कमजोर होकर गिर जाती है। ये किसके वजह से होता है दोस्तों, तो एब्सिसिक अम्ल के वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इथाइलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पादप हार्मोन दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। इथाइलिन को पादप जगत का गैसीय हार्मोन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि पादप जगत का गैसीय हार्मोन कौन सा है, तो इथाइलिन को पादप जगत का गैसीय हार्मोन कहा जाता है। बर्ग ने इससे पादप हार्मोन सिद्ध किया। इथाइलिन के कार्य कुछ हैं दोस्तों, देखते हैं। पहला है फलों की वृद्धि एवं पकना। इथाइलिन फल वृद्धि तथा उसके पकने को प्रेरित करता है। इस हार्मोन का उपयोग सेब, केला, आम आदि को कृत्रिम रूप से भी पकाने के लिए किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पादपों में जो है इथाइलिन जो होता है वो क्या करता है कि फलों की वृद्धि और पकने में सहायता करता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर कृत्रिम रूप से इथाइलिन का प्रयोग किया जाए तो वो सेब, केला और आम आदि को भी पकाने का कार्य करता है। ऐसे जो है कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों फलों वगैरह को पकाने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ वृद्धि। यह हार्मोन पादपों के अनुलंब यानी वृद्धि को संदमित करता है, किंतु अनुप्रस्थ वृद्धि को उद्दीपित करता है यानी स्टिमुलेट कर देता है। विलगन, इथाइलिन पत्तियों, फूलों तथा फलों में विलगन के क्षेत्र को निर्माण को उद्दीपित करता है। जड़ प्रारंभन यानी इनिटेशन ऑफ रूट, कम सांद्रता में इथाइलिन जड़ प्रारंभन, कलम में जड़ उत्प्रेरण, पार्श्व जड़ों तथा मूल रोमों की वृद्धि आदि को प्रेरित करता है। यानी जड़ से संबंधित जो भी मूल रोम वगैरह में जो वृद्धि होने की प्रक्रिया है वो इथाइलिन के द्वारा सफल होती है। आगे देखते हैं, पुष्पन यानी फ्लोरिंग। ऑक्सिन की भौतिक यह पुष्पीय पादपों में ऑक्सिन को कम करता है, परंतु अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है। कौन दोस्तों, तो इथाइलिन। नेक्स्ट देखते हैं आगे, पादपों में अलैंगिक जनन। तो दोस्तों देखते हैं पादपों में अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। अलैंगिक जनन में एकल जनक द्वारा संतति का उत्पादन होता है। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, एकल जनन प्रक्रिया होती है। इसमें आनुवांशिक रूप से क्लोन पादप प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से कैसे पादप प्राप्त होते हैं, तो क्लोन पादप प्राप्त होते हैं। कुछ पादप जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर आदि को उगाने के लिए कायिक संवर्धन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा उगाए गए पादपों में बीज की आवश्यकता नहीं होती और बीज द्वारा उगाए गए पादपों की अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे गन्ना हो गया, गुलाब हो गया और अंगूर हो गया, इस तरीके के जो पादप को अगर बुआई किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, कायिक संवर्धन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कायिक संवर्धन क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से एक छोटा सा पार्ट यानी तना का एक छोटा सा पार्ट इस तरीके से भूमि में डाल दिया जाता है मिट्टी के,
अंदर दोस्तों, और इसी के साइड से छोटी छोटी कलिकाएं निकल के जो है फिर वो पेड़ का रूप ले लेती है, सॉरी पौधे का रूप ले लेती है। इस प्रक्रिया को ही कायिक संवर्धन कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह पद्धति उन पादपों जैसे केला, संतरा एवं चमेली आदि को उगाने के लिए भी उपयोगी होता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। यानी जैसे न केला हो गया, संतरा एवं चमेली, इन सभी में क्या होता है, बीजों के द्वारा जो बीज उत्पन्न होने की जो क्षमता है वो लगभग खो चुके हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा केला, संतरा और चमेली के भी पादप को उगाया जा सकता है। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पादप आनुवांशिक रूप से जनक पादप के ही समान होते हैं। यानी सपोज दैट अगर एक गन्ने का बुआई किया जाता है तो वो गन्ना का ही कायिक संवर्धन के द्वारा बनता है पादप। इस प्रक्रिया में पादप का कोई भी वर्धा भाग मार्त पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। कायिक प्रजनन या प्रवर्धन विभिन्न वर्धा भागों के आधार पर विभिन्न प्रकार का होता है। इन विभिन्न प्रकारों के अध्ययन दो शीर्षकों में कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या होता है दोस्तों, इस क्रिया में प्राकृतिक रूप से पादप का कोई भी अंग या रूपांतरित भाग मार्त पादप से अलग होकर नया पादप बनाता है और यह अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। कायिक अंगों में जनन के आधार पर प्राकृतिक कायिक जनन यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा। तो जड़ों द्वारा किसमें किसमें कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों, तो शकरकंद हो गया, सतावार हो गया, पुदीना हो गया। जबकि पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम हो गया, बिग्नोनिया हो गया, घाव पत्ता हो गया इत्यादि में पत्तों द्वारा जो है कायिक संवर्धन होता है। जबकि तनों द्वारा अगर कायिक संवर्धन देखा जाए तो अदरक, आलू वगैरह में जो है तनों द्वारा कायिक संवर्धन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये आलू जो होता है वो किसका उदाहरण है दोस्तों, तो आलू तना का उदाहरण है। आगे देखते हैं कृत्रिम कायिक संवर्धन। तो कृत्रिम कायिक संवर्धन में देखते हैं मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। पादपों में कृत्रिम कायिक जनन की विधियां कुछ इस रूप में है, देख सकते हैं दोस्तों। पहला है कलम लगाना बाय कटिंग। इस विधि में अच्छे विकसित परिपक्व पादपों की शाखाओं को काटकर भूमि में दबा दिया जाता है। इन शाखाओं पर कुछ कक्षस्थ कलिकाएं यानी ऑक्सिलरी बड का होना आवश्यक है। शाखा के भूमिगत भाग की पर्व संधियों यानी नोड्स से औपस्थानिक जड़ें यानी एडवेंटिशियस रूट निकलती है। इनकी कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि करके एक नए पादप का निर्माण करती है। जैसे गुलाब, गन्ना, गुड़हल, इन सभी के जो पादप होते हैं दोस्तों ये मुख्य रूप से जो है आर्टिफिशियल ही जो है कायिक संवर्धन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों दाब लगाना बाय लेयरिंग। वह पादप जिनकी शाखाएं कठोर होती है, सरलता से कलम के रूप में परिवर्धित नहीं हो पाती, इसलिए उपयुक्त पादपों में पादप शाखा के कुछ भाग को छीलकर शाखा को भूमि में दबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात मृदा में दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। अब इस अवस्था में शाखा को जनक पादप से काटकर अलग करके मिट्टी में रोप देते हैं। इस रूप में जैसे नींबू, चमेली और अंगूर इसके उदाहरण है। आगे देखते हैं दोस्तों पैबंद लगाना या रोपण यानी बाय ग्रेफ्टिंग। इसमें निम्न या अशुद्ध जाति के तने को तिरछा काट लिया जाता है जिसे स्कंद यानी स्टॉक कहते हैं, तथा उच्च किस्म की जाति के पादप की एक शाखा या कलम को इसी प्रकार तिरछी काटकर मिलान करके इसके साथ जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात इस पूर्ण संरचना को रस्सी, कपड़े आदि से बांध दिया जाता है। साथ ही दोनों के संधि स्थल पर मोम पिघलाकर लेप कर दिया जाता है। कुछ दिनों पश्चात स्कंद तथा कलम दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिसका उदाहरण नींबू और अमरूद पर इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उत्तक संवर्धन। उत्तक व अंगों यानी पादप टुकड़े से प्रयोगशाला में उचित संवर्धन माध्यम की उपस्थिति में अधिक संख्या में रोगहीन पादपों का विकास करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। यानी उत्तक संवर्धन क्या दोस्तों, तो उत्तक का जो अंग होता है दोस्तों यानी पादपों का जो टुकड़ा होता है उसका प्रयोग प्रयोगशाला में उचित संवर्धन माध्यम से जो है अगर
किया जाता है तो अधिक संख्या में क्या होता है कि रोगहीन पादप का विकास हो जाता है और इसे ही उत्तक संवर्धन कहा जाता है, यानी टिश्यू कल्चर कहा जाता है। इस तकनीक को अंतःपात्रे यानी इन विट्रो सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रयोगशाला में पात्र में होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, तत्पश्चात विकसित नव पादप को मृदा में व्यवस्थित कर दिया जाता है। इस विधि में जिस पादप के उत्तक को संवर्धित करना होता है उस पादप को कोशिका को पोषक माध्यम में रख दिया जाता है। इस संवर्धन माध्यम में अकार्बनिक लवण, कुछ विटामिन तथा वृद्धि नियंत्रक पादप हार्मोन साइटोकाइनिन मिलाते हैं। उत्तक की कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजन कर कैलस का निर्माण करती है। कैलस की कोशिकाएं कलिकाओं का निर्माण करती है जो वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह तकनीक सजावट वाले पादप जैसे कर्निसन, ऑर्किड, डहेलिया आदि के उत्पादन हेतु अधिक उपयोग की जाती है। उत्तक संवर्धन यानी उत्तक संवर्धन का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है तो कर्निशियन, ऑर्किड, डहेलिया इत्यादि का जो अधिक उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तक संवर्धन तकनीक के निम्न लाभ हैं, यानी कुछ लाभ भी हैं उत्तक संवर्धन के, उसे देखते हैं दोस्तों। इससे रोगहीन वातावरण में एकल जनक द्वारा अत्यधिक मात्रा में पादप विकसित हो जाते हैं। इस विधि द्वारा पादपों को विभिन्न रोगों से बचाया जा सकता है। इस विधि द्वारा सजावट योग पादपों को शीघ्र विकास किया जा सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सकता है दोस्तों। इस विधि में वातावरण को पादप वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो अभी हम लोगों ने अलैंगिक जनन देखा, अब देखते हैं दोस्तों पुष्पीय पादपों में कुछ लैंगिक जनन प्रक्रिया। उच्च पादपों जैसे आवर्तबीजी में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें पुष्प कहते हैं, यानी पुष्प में ही लैंगिक जनन प्रक्रिया संपन्न होती है। इन पुष्पों के विशेष अंगों में जनन कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें युग्मक यानी गैमेट्स बनते हैं। पादपों में होने वाले लैंगिक जनन में 4 चरण होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो पादपों में होती है उसमें कितने चरण होते हैं, टोटल 4 चरण होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला है युग्मक जनन। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक यानी हैप्लोइड गैमेट्स का निर्माण ही युग्म जनन कहलाता है। नर कोशिकाओं या परागकण के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, जबकि अंड कोशिकाओं के निर्माण को गुरुबीजाणु जनन कहते हैं। इसके मुख्यतः 2 क्रियाएं होती है दोस्तों। पहला है नर युग्मकोद्भिद तथा परागन का बनना। पुंकेसर यानी स्टेमेन पर प्रायः 2 परागकोश उपस्थित होते हैं। इनमें 2 परागकोशों में परागकणों का निर्माण विशेष लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्कोप मदर सेल के द्वारा होता है दोस्तों। और यह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के रूप में एक साथ 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। 4 कोशिकाओं का यह समूह चतुष्क यानी टेट्रेड कहलाता है तथा चतुष्क की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु बनाती है जो बाद में परागकण यानी पोलन ग्रेन में बदल जाता है और परागकण परागकोश में बिखरे रहते हैं। परागकण की संरचना के बारे में देखते हैं दोस्तों। परागकण एक लघु बीजाणु वास्तविकता में पादप का नर युग्मोद्भिद होता है। यह 2 आवरणों से ढकी हुई एक कोशिका सदृश संरचना है। परागकोश में ही इसका एकमात्र केंद्रक साधारण विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक नलिका केंद्रक यानी ट्यूब न्यूक्लियस एवं दूसरा जनन केंद्रक बनाता है। जनन केंद्रक और इसके चारों ओर के जीव द्रव को जनन कोशिका कहते हैं। तो जनन कोशिका क्या हो गई दोस्तों, जनन केंद्रक और इसके चारों ओर जो जीव द्रव होता है, इस पूरी फंक्शन को ही जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, परागकण में जनन कोशिकाएं एवं नलिकाएं। केंद्रक के बाहर उपस्थित 2 आवरण निम्न प्रकार है। पहला बाह्योचोल और दूसरा क्या है दोस्तों, अंतःचोल। आगे देखते हैं दोस्तों, मादा युग्मक जन्म या मादा युग्मकोद्भिद का बनना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पुष्प के स्त्री केसर यानी पिस्टल में अंडाशय नामक भाग होता है। इसके आधारीय भाग में बीजांड यानी ओव्यूलस अपरा नामक संरचना पाई जाती है दोस्तों। बीजांड के अंदर उपस्थित भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक नामक संरचना को मादा
युग्मकोद्भिद की संज्ञा दी जाती है। गुरु बीजाणु मार्त कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इनमें आगे बीजांड की संरचना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पादपों में प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से एक पतले व छोटे बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकल द्वारा जुड़े रहते हैं। जिस स्थान पर बीजांड बीजांड वृंत से जुड़ता है उसे नाभिका कहते हैं, यानी हीलियम कहते हैं। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग बीजांड का यानी न्यूक्लियस से बना होता है, जिसके चारों ओर बाह्य अध्यावरण तथा अंतः अध्यावरण पाए जाते हैं। इन पत्तों के मध्य नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार यानी माइक्रोफेल कहते हैं। बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। बीजांड काय में अंदर की ओर भ्रूण कोश स्थित होता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इसे अंड समुच्चय यानी एग एपारेटस कहते हैं। अंड समुच्चय के मध्य में बड़ी अंड कोशिकाएं यानी एक सेल तथा इसके दोनों ओर एक एक छोटी सहायक कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है दोस्तों परागन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी पुष्प के पराग कणों को उसी पुष्प अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं दोस्तों, स्वपरागन और परपरागन। किसी पादप के पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को स्वपरागन कहते हैं, यानी सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है दोस्तों कि किसी पादप के पुष्प का जो परागकण होता है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है उसे ही स्वपरागन कहते हैं। परपरागन के बारे में देखते हैं दोस्तों। जब एक पुष्प के परागकण लिंगी जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं तो इससे परपरागन यानी क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। एक लिंगी पुष्प जैसे पपीता हो गया दोस्तों, मक्का हो गया आदि में परपरागन पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है पपीता या मक्का में किस तरीके की परागन प्रक्रिया संपन्न होती है, तो परपरागन प्रक्रिया संपन्न होती है। परपरागन कीटों, वायु, जल और जंतुओं के माध्यम से होता है। तो परपरागन की क्रिया में कौन सहायता करता है दोस्तों, तो कीट की वजह से भी हो सकता है, वायु या जल या जंतुओं के माध्यम से भी होता है। आगे देखते हैं परपरागन की विधियां क्या क्या हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों कीटों द्वारा परागन यानी कीटों को आकर्षित करने के लिए पादपों में विशेष युक्तियां जैसे पुष्पों का रंग, सुगंध, मकरकंद आदि अपनाई जाती है। कीट परागित पुष्प बड़े ही आकर्षक एवं मकरंद होते हैं। इन पुष्पों के वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं। उदाहरण के लिए अंजीर, आक, साल्विया, पीपल आदि। वायु द्वारा परागन, अनेक पादपों में वायु द्वारा परागन होता है। इसके लिए अनेक युक्तियां पाई जाती है। जैसे पुष्प प्रायः छोटे और समूह में लगे होते हैं। इन पुष्पों में सुगंध, मकरकंद और रंग का प्रभाव होता है और इनकी वर्तिकाग्र खुरदरे एवं चिपचिपे होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। परागन हल्के, जलरोधी, शुष्क तथा अत्यधिक मात्रा में बनते हैं क्योंकि वायु के माध्यम से इनकी हानि बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए गेहूं, मक्का, ज्वार आदि जो है इसमें जो होता है वो वायु द्वारा परपरागन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जल द्वारा परागन। यह परागन जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है। इन पादपों में पुष्प जल के ऊपर खिलते हैं जैसे कमल, जल लिली आदि। जल परागन के लिए पुष्प परागकणों, वर्तिकाग्र आदि में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। पुष्प रंगहीन, मकरंदहीन और गंधहीन होते हैं। परागकण हल्के होते हैं और इनका घनत्व अधिक अर्थात ये संख्या में अधिक होते हैं। इसके कारण परागकण जल सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आ जाते हैं। तत्पश्चात परागकण वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, सिरेटोफिल्लम आदि। जंतु द्वारा परागन यानी जोफिली।
कुछ पादपों में परागण घोंघों, पक्षियों, चमगादड़ आदि की सहायता से होता है, जैसे सेमल, कदम्ब और बिग्नोनिया। इसमें जो है जंतु द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट देखते हैं निषेचन प्रक्रिया दोस्तों। नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। यानी नर तथा मादा युग्मकों का जो केंद्रकों का संलयन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, उसी को ही निषेचन कहते हैं। एक नर युग्मक यानी मेल जीमेट अंड कोशिकाओं से संलित होकर दुगुणित युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करता है। तत्पश्चात यह दुगुणित युग्मनज वृद्धि और विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करती है। निषेचन के दौरान पराग नलिकाओं का बीजांड में बीजांड द्वारा प्रवेश होता है। यहाँ पराग नलिकाएं दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। आगे देखते हैं दोस्तों। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिकाओं से संलयित होकर युग्मनज बनाता है। इसे सत्य निषेचन यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक यानी 2n से संयुग्मित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक यानी 3n बनता है। इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 अगुणित यानी हाइप्लोइड केंद्रकों का संलयन होता है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों फल तथा बीजों का निर्माण। तो फल तथा बीजों का निर्माण किस रूप में होता है? तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है दोस्तों यानी ओवरी से फल और बीजांड से फल के अंदर के बीज बनते हैं। परिपक्व अंडाशय से सत्य फल बनता है, यानी परिपक्व जो अंडाशय होता है उसी से सत्य फल का निर्माण होता है। बीजांड में भ्रूणपोष यानी एंडियोस्पर्म तथा भ्रूण के विकास के साथ साथ अध्यावरण यानी इंटीग्यूमेंट सूख कर कठोर हो जाता है और बीज कवच बन जाता है। बीजांड काई समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ बीजों में यह एक पतली परत के रूप में शेष बचा रहता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। ओ भ्रूणपोष यानी नन एंडोस्पर्मिक सीड, इन बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये वृद्धि करते हुए बीजांड द्वारा पूर्णतः उपयोग के लिए होते हैं। इसमें भोजन का संग्रहण यानी बीज पत्रों में होने से ये मोटे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चना, मटर, दालें और सेम, इनके जो बीज होते हैं थोड़े मोटे हो जाते हैं। भ्रूणपोषीय बीज, इन बीजों में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है तथा बीज पत्र पतले होते हैं। इनकी कोशिकाएं त्रिगुणित यानी 3n होते हैं। उदाहरण के लिए मक्का, गेहूं और अरंडी इसके उदाहरण हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।